हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नाम का जो चैप्टर था, हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो कल हमने इस चैप्टर को शुरू किया था एंड मैंने कल आपको बस इस चैप्टर के दो बेसिक्स कंसेप्ट्स बताए थे, जो कि था एक्स एंड डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। कल मैंने आपको मेनली यही चीज़ें जो है इसमें बताई थी कि एक्स एंट डिमांड क्या होता है एंड एक्सपोस्ट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं फिर से आपको एक रिवीजन करवा देता हूं। तो एक्स एंड डिमांड का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी कॉमोडिटी का जितना क्वांटिटीज़ हम खरीदना चाहते हैं वो एक्स एंड डिमांड कहलाता है। मीन्स द क्वांटिटीज़ विच वी वांट टू बाय, जो हमें खरीदने की इच्छा है, वो एक्स एंड डिमांड कहलाता है। लेकिन जितनी क्वांटिटीज़ हम खरीदते हैं या फिर असली में खरीद पाते हैं उसे हम लोग एक्स पोस्ट डिमांड कहते हैं। जैसे हम किसी दुकान में गए एंड हमने सोचा कि हम 10 चॉकलेट्स खरीदेंगे, तो 10 चॉकलेट्स खरीदेंगे, ये हमने सिर्फ सोचा है, तो ये हमारा एक्स एंड डिमांड हुआ। लेकिन हम खरीद पाते हैं सिर्फ 8 चॉकलेट्स, तो वो जो 8 चॉकलेट्स है वो हमारा एक्सपोस्ट डिमांड कहलाता है। सो एक्स एंड डिमांड क्या होता है, मतलब जो डिमांड सिर्फ मन में रखे हैं, जो कि करना चाहते हैं। एंड एक्सपोस्ट डिमांड का मतलब क्या होता है कि ये वो डिमांड होता है जिसको असली में कर पाते हैं। ओके, अब एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 दोस्त हैं एंड 4 दोस्त मिलके बुक खरीदने जाते हैं। 4 के 4 दोस्त मिलके बुक खरीदने जाते हैं। ये 2 बुक खरीदता है, ये 3 बुक खरीदता है, ये 4 बुक खरीदता है एंड ये 1 बुक खरीदता है। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, जो कि क्या होगा, पहले का डिमांड 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4, चौथे का 5। तो 2 3 4, 2 3 5 4 9 1 10, तो टोटल जो 10 है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि एक कंट्री में जितने भी लोग होते हैं वो सब मिल करके कितना डिमांड करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। मीन्स द टोटल डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब हमने ये जाना था कि अगर हम अपने कंट्री में जितने भी लोग होते हैं, अगर हम हर एक लोग से जाकर के पूछे कि भाई तुम्हें कितना खरीदना है, तुम्हारा कितना डिमांड है, तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें कितना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1.3 बिलियन पीपल आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने हमारे इकोनॉमी को 4 तरीकों से बांट दिया है। मतलब इकोनॉमी में रहने वाले जो भी यूनिट्स होते हैं, हमने उनको 4 तरीकों में बांट दिया है। पहला है एक नॉर्मल हाउस होल्ड, जो कि हम जैसा होता है। दूसरा है बिजनेसमैन। जो तीसरा है वो है गवर्नमेंट। एंड जो चौथा है वो है फॉरेनर्स। मतलब हमारे हमारे कंट्री में जो टोटल डिमांड होता है वो इन 4 लोगों के थ्रू ही होता है। मेनली यही 4 लोग मिल करके हमारी कंट्री में डिमांड करते हैं। सो अगर हम ये मान के चल जाएं कि हमने अपने कंट्री को 4 ग्रुप्स में बांट दिया है एंड हर एक ग्रुप का डिमांड जो है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये नॉर्मल हाउस होल्ड है, तो हमारे देश में जितने भी लोग नॉर्मल हाउस होल्ड में आते हैं उनका डिमांड यहाँ पे आ जाएगा हाउस होल्ड में। फिर जो बिजनेस फाइनेंस होते हैं वो जितना डिमांड करते हैं वो सब बिजनेस फाइनेंस में आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट जितना डिमांड करती है वो सब इसमें आ जाएगा। फिर फॉरेन में जितना डिमांड होता है वो सब इसमें आ जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया कि अपने देश में रहने वाले हर एक आदमी को कैटेगरी में दे दिया एंड मोर और लेस हमने ये 4 कैटेगरीज यहाँ पे बना के रखी हुई है कि हमारे देश में नॉर्मल हाउस होल्ड है, हमारे देश में बिजनेस हाउसेस हैं एंड हमारे देश में गवर्नमेंट है एंड फॉरेनर्स भी है। तो हमने अपने देश को बेसिकली इन 4 विभागों में बांट दिया है एंड इन 4 विभागों का हर एक का जो डिमांड होता है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिलता है। ओके, अब
नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो एग्रीगेट डिमांड इसी को कहेंगे कि नॉर्मल हाउस होल्ड का कितना डिमांड है, फिर बिजनेस हाउसेस का कितना डिमांड है, गवर्नमेंट का कितना डिमांड है, फॉरेनर्स का कितना डिमांड है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसी को हम लोग कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ इतना सीधा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के बताने वाली यहाँ पे बात होती है। तो यहीं पे एक बात यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम डिमांड की बात करें, अगर हम डिमांड की बात करें, सो डिमांड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक ही चीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर कोई नॉर्मल हाउस होल्ड है, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग, ये किसी चीज़ को क्यों खरीदेंगे? वाई विल दे बाय समथिंग? इसीलिए ताकि वो उन्हें कंज्यूम कर सके। तो इसीलिए अगर हम किसी भी चीज़ को इसलिए खरीदते हैं कि हम उसे कंज्यूम करेंगे, इफ़ वी बाय समथिंग टू कंज्यूम दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उसके ऊपर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है। मतलब वो चीज़ क्या होगा, वो अल्टीमेटली कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ हम कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उस पर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का खर्चा किया है। ओके, सो अगर नॉर्मल हाउस होल्ड कोई चीज़ खरीदती है तो वो क्यों खरीदती है? इसलिए खरीदती है ताकि वो उस चीज़ को कंज्यूम कर सके। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल हाउस होल्ड जो पैसा खर्च करती है उसे डिमांड ना बोलते हुए हम उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, क्योंकि वो खर्च किस लिए, जितना डिमांड करेगी वो उतना खर्च उसको करना होगा। इसीलिए डिमांड एंड एक्सपेंडिचर सेम होता है। एंड नॉर्मल हाउस होल्ड के केस में क्या होता है कि मेरे और आपके जैसे लोग किसी भी चीज़ को इसीलिए खरीदते हैं ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके। तो क्योंकि नॉर्मल हाउस होल्ड किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो भी नॉर्मल हाउस होल्ड डिमांड करता है वो सब का सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अब जितने भी बिजनेस हाउसेस होते हैं, कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करता है? फॉर अर्निंग मनी। जो बिजनेस हाउसेस हैं वो किसी भी चीज़ को क्यों खरीदेंगे? ताकि वो उससे पैसा अर्न कर सके। तो बिजनेस हाउसेस किसी भी चीज़ को अगर डिमांड करते हैं एंड वो उसके लिए पैसा देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट दे आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट इन दैट थिंग। क्योंकि कोई भी आदमी जो कि बिजनेस कर रहा है वो किसी भी चीज़ को फ्री में वो नहीं वहाँ पे उसमें, मतलब वो ऐसे ही उसमें पैसा अपना नहीं लगाएगा। अगर कोई बिजनेस है जो कि कहीं पे भी पैसा लगा रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए लगा रहा होगा ताकि उससे उसको कुछ रिटर्न मिले। तो क्योंकि वो रिटर्न पाने के लिए उसमें पैसा लगाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस हाउसेस यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं वो सभी का सभी एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो नॉर्मल हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है तो उसका डिमांड को हम लोग कंजम्पशन डिमांड या फिर मैं अगर कहूँ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। फिर जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उनके द्वारा लगाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी चीज़ को क्यों खरीदती है? वाई डज द गवर्नमेंट बाय एनीथिंग? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को क्यों खरीदेगी? वाई विल द गवर्नमेंट बाय समथिंग? सिर्फ इसीलिए खरीदेगी ताकि वो उस चीज़ को नॉर्मल पब्लिक के ऊपर में खर्चा कर सके। द गवर्नमेंट विल बाय समथिंग जस्ट फॉर स्पेंडिंग दैट थिंग ऑन दी मनी। जैसे सरकार ने कोविड के टाइम पे वैक्सीन खरीदे तो वो क्यों खरीदा? इसलिए खरीदा ताकि वो उन पैसों को वापस से देश के लोगों पे खर्चा कर सके। क्योंकि जो सरकार होती है वो क्या होती है? इट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। तो वो जो भी अपना काम करती है वो सिर्फ इसीलिए करती है ताकि वो वापस से देश के नॉर्मल लोगों के ऊपर में अपना जो पैसा है वो पैसा उसके ऊपर में वो खर्च कर सके। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है उसे हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं, उसे हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है या फिर गवर्नमेंट जो भी डिमांड करती है वो सिर्फ इसीलिए करती है ताकि वो देश के लोगों पे अपना पैसा खर्च कर सके। तो उसके द्वारा जो भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कहलाता है। ठीक है।
अब ये तो हो गए तीन लोग जो कि हमारे देश के अंदर से देश में बने हुए सामान को खरीदते हैं। लेकिन क्या देश का सामान सिर्फ देश के लोग ही खरीदते हैं? ऐसा नहीं है। देश में बना हुआ बहुत सामान ऐसा होता है जो कि देश के बाहर भी बेचा जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड्स विच इज़ सोल्ड आउटसाइड द कंट्री। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि देश के बाहर बेचे जाते हैं। तो उन केसेस में मैं अगर बात करूं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट दिखाते हैं कि अगर हमने देश के बाहर कोई सामान बेचा है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट के रूप में दिखा सकते हैं। एक्सपोर्ट। ओके। अब दुनिया में अगर रियलिटी में बात की जाए तो क्या तो दुनिया में हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं? मतलब क्या दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट करती होगी, इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती होगी? क्या कोई भी ऐसी कंट्री है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करती है? रियलिटी में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करती है। असली में हर एक कंट्री जो है वो अगर एक्सपोर्ट करती है तो वो इंपोर्ट भी करती है। तो क्योंकि एक कंट्री एक्सपोर्ट करके पैसा अर्न करती है तो वो इंपोर्ट करके पैसा स्पेंड भी करती है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट चीज़ें हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट को ना लेते हुए नेट एक्सपोर्ट को लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि अगर एक कंट्री इतना सामान बना के बाहर में बेचती है एंड इतना सामान बाहर से खरीदती है तो असली में वो कितना बेच रही है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो असली में जो फॉरेनर्स जो कि डिमांड करते हैं उसको हम लोग पूरी एक्सपोर्ट नहीं बताते हैं, उसे हम लोग नेट एक्सपोर्ट बताते हैं। क्योंकि अगर हम फॉरेन में 200 केजी राइस भेज रहे हैं तो ये भी है कि हम फॉरेन से भी कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे। तो हमने 200 केजी राइस दिया एंड फॉर एग्जांपल 2 केजी वहाँ से 2 केजी आटा खरीद लिया तो हमने असली में कितना केजी वहाँ पे भेजा है? सिर्फ 198 केजी भेजा है। तो इसलिए जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम वहाँ पे नेट एक्सपोर्ट लेते हैं। तो आइए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि हम अपने देश का एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हैं। अब देश का एग्रीगेट डिमांड निकालने अगर जाएंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक आदमी से जा कर के पूछे कि तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारा इनकम कितना है। तो देश का एग्रीगेट डिमांड ये अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पूरे देश को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। वी डिवाइड द होल कंट्री इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है नॉर्मल हाउस होल्ड, फिर इसके बाद होता है बिजनेस हाउसेस, फिर इसके बाद होता है गवर्नमेंट, फिर इसके बाद होता है फॉरेनर्स। तो हम अपने देश को इस में बांट देते हैं और हर किसी के द्वारा जो भी डिमांड किया जाता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। अब हमने ये जाना कि कोई भी अगर डिमांड करता है तो वो डिमांड करने से के साथ साथ उसे उसके चीज़ के ऊपर में खर्चा भी करना पड़ता है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का डिमांड करते हैं तो हमें उस चीज़ के ऊपर में एक्सपेंडिचर भी करना होता है। तो अगर हम असली में देखें तो हम किसी भी चीज़ का सिर्फ डिमांड नहीं लेते हैं बल्कि और अगर अच्छे से कहा जाए तो हम हर किसी के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है हम वो लेते हैं। हम हाउस होल्ड का भी एक्सपेंडिचर लेते हैं, बिजनेस का भी एक्सपेंडिचर लेते हैं, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर लेते हैं और फॉरेनर्स का भी एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो हम हर किसी का एक्सपेंडिचर लेते हैं एंड अगर हम इन तीनों का डिमांड जोड़ दें तो भी हमारा एक ही एग्रीगेट डिमांड आएगा, या फिर अगर एग्रीगेट डिमांड की जगह हम तीनों ने जितना पैसा खर्च किया है अगर हम उसको भी जोड़ दें तो वो भी एग्रीगेट डिमांड ही कहलाएगा। तो ये होता है एग्रीगेट डिमांड, जो कि अब हम जान चुके हैं कि हमारे देश में मेनली 4 जगहों से डिमांड आएगा। एक नॉर्मल हाउस होल्ड, एक बिजनेस हाउसेस, फिर एक गवर्नमेंट एंड एक फॉरेन से। तो इन सभी के द्वारा जो भी डिमांड होता है या फिर वो लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि डिमांड एंड एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ होता है। हम जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे हमें उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो डिमांड एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक ही चीज़ होता है। तो अगर कहीं से भी एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं वो दोनों सेम चीज़ है। तो ये कैसे निकाला जाता है? सी मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड ने जो डिमांड किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब
सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। फिर है आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बिजनेस करते हैं। फिर जी, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक कंट्री में जितना भी एग्रीगेट डिमांड होता है या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, वो या तो हाउस होल्ड से आएगा, या तो बिजनेस से आएगा, या तो गवर्नमेंट से आएगा, या तो फॉरेन से आएगा। इन्हीं मेन सोर्सेस के थ्रू हमारे देश में जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो आता है। तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड करते हैं वो सी है, जो बिजनेस करते हैं वो आई है, जो गवर्नमेंट करते हैं वो जी है, एंड जो x माइनस एम है वो हमारा नेट एक्सपोर्ट है। सो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हो गया हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिया है। ओके, अब ये तो हमने अभी तक समझा कि भैया एक्स एंट डिमांड क्या होता है, एक्सपोस्ट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हम अपने देश को 4 विभागों में बांट देते हैं। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेन, जो कि हमारा काइनेशियन थ्योरी जो कि कहता है, काइंस ने जो थ्योरी दिया था वो क्या कहता है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आपको होप करता हूँ एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया होगा कि एक देश में मेनली एक देश का 4 डिवीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर, इन बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। तो इन सभी के द्वारा जो भी डिमांड होता है उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो ये हमने एक ऐसा इकोनॉमी लिया जहाँ पे हमने 4 विभागों में बांट दिया है। लेकिन काइंस ने कहा कि अगर किसी को भी इनकम समझना है, कि अगर किसी को भी नेशनल इनकम समझना है तो उसे 4 विभागों में ना बांट करके उसे देश को 2 विभागों में ही बांट देना चाहिए। मतलब हमने अपने कंट्रीज में सिर्फ 2 तरीके का यहाँ पे पार्टीशन किया है, एक है नॉर्मल हाउस होल्ड एंड एक है बिजनेस हाउसेस। हमने अपने देश को 2 तरीकों में ही बांटा है, एक है नॉर्मल हाउस होल्ड एंड एक है बिजनेस हाउस होल्ड। मतलब हमारे देश में जो भी डिमांड होगा या फिर मैं अगर कहूँ तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सभी के सभी या तो इन नॉर्मल हाउस होल्ड के थ्रू होगा या फिर इन बिजनेस हाउसेस के थ्रू होगा। मतलब दोनों में से कोई एक तरीका से ही हम लोग के देश में, मतलब सॉरी, इन्हीं दोनों में हमारा जो देश का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे होगा। ओके, तो जाहिर सी बात है जब हमने यहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड को लिया है एंड जब हमने सिर्फ यहाँ पे बिजनेस को लिया है, तो सिर्फ इन्हीं दोनों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होगा या फिर जो डिमांड होगा वही सिर्फ हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये बस 2 एंटिटीज़ का दिखाया है। सी मतलब कि हाउस होल्ड ने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया वो, एंड आई मतलब बिजनेस ने जो इन्वेस्टमेंट पे ऊपर खर्चा किया वो। सो यही बेसिकली हमारा काइनेशियन थ्योरी कहता है कि काइनेशियन थ्योरी को अगर हमें समझना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम जिस इकोनॉमी में रहते हैं उस इकोनॉमी में 4 डेविएशन नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डेविएशन है, एक हमारा नॉर्मल हाउस होल्ड एंड एक हमारा बिजनेस। तो इस टाइप के बिजनेस में क्या होगा कि सिर्फ या तो कंजम्पशन पे खर्चा होगा या तो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होगा, कोई भी गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी एंड कोई भी फॉरेन से नहीं आएगा। अब ये ऐसा क्यों, तो ये इसका एजम्पशन है, ये बस थ्योरी को समझने के लिए एक एजम्पशन लिया गया है कि एक इकोनॉमी ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल हाउस होल्ड रहेंगे एंड बिजनेस हाउसेस रहेंगे, कोई भी सरकार वहाँ पे नहीं रहेगी एंड कोई भी फॉरेन का वहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरेक्शन जो है वो वहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने के लिए लिया गया है। ओके, अब हम समझ गए कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अगर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब हम कितना कंज्यूम करते हैं एंड हम कितना सेव करते हैं, हम कितना कंज्यूम करते हैं एंड हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाता है या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है जो कि क्या दिखाता है, ए इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो यहाँ पे ये जो सी है, ये सी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड जो आई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो
अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में हम मेनली यही देखते हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये जो इन दोनों चीज़ों से बना हुआ है, एक कंजम्पशन से एंड एक इन्वेस्टमेंट से, तो इन दोनों का मेन जो थ्योरी होता है वही हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे आता है वो आता है कंजम्पशन फंक्शन। मतलब ये जो ए ई इज इक्वल टू सी प्लस आई है, इसमें जो सी है उस सी का जितना भी यहाँ पे अगर उस सी के बारे में डिस्कशन है तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब अब हम सिर्फ ये सी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सी। ये आई के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द नॉर्मल हाउस होल्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज एंड दिस एक्सपेंडिचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स आउट ऑफ विच इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। द Keynesian theory shows the relation between the income of a consumer and his consumption expenditure from the income, which is known as the consumption function or the propensity to consume। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अभी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात करूं तो अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन को अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो कंजम्पशन फंक्शन होता है ये दो तरीकों से इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू थिंग्स। एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके, एंड एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको मैंने गलत कर दिया। एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, अब ये हमारा जो अभी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, कि एक इंडिविजुअल का जो कंजम्पशन होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो एक इंडिविजुअल का जो कंजम्पशन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर में कंजम्पशन डिपेंड करता है वो है हमारा इनकम। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड के अंदर में जो कंजम्पशन फंक्शन है अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखते वक्त कि कंजम्पशन किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, हमें इनकम को एज अ बेस लेना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग दो तरीकों से देखते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि हम अपने टोटल इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कितना खर्च कर रहे हैं, उसे हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। एंड प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है कि हम अपने इनकम में से कितना पैसा सेव कर रहे हैं, वो प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। ओके, तो आइए पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को देखते हैं। So propensity to consume shows the relation between income and consumption। income and consumption के बीच में ये relation दिखाता है। It states that how much portion of the income the average consumer spends on consumption। मतलब अगर हमारा 1000 रुपीज़ का इनकम है तो इसमें से कितना रुपया हम कंजम्पशन के ऊपर में खर्चा करते हैं उसे हम लोग प्रोपेंसिटी कहते हैं। प्रोपेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी कि हम अपने इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं, ये हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में देखते हैं। ओके, एंड प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 1000 रुपये की अर्निंग की एंड इसमें से मैंने 200 रुपये बचा लिए तो ये मेरा प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। एंड 1000 रुपये की इनकम की एंड 800 रुपये खर्च किए तो ये मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। सो यही है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आइए सबसे पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखते हैं। अब ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है इसको हम लोग दो एंगल से देख सकते हैं, मतलब इसको दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला तरीका क्या है
कि एक नॉर्मल इनकम में से कितना इनकम हम लोग अपने पास बचा करके रख रहे हैं, मीन्स फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इनकम हाउ मच मनी आर वी सेविंग, दैट इज नोन एज propensity, that is known as average propensity to consume. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि जब हमारा इनकम चेंज हो रहा है तो उस इनकम चेंज में हम लोग कितना सेव कर रहे हैं उसे हम लोग मार्जिनल कहते हैं। तो आइए तो पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहलाता है? द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू कंजम्पशन। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। मतलब अगर मैं 1,000 रुपया अर्न कर रहा हूँ जिसमें से 800 रुपये मेरे खर्च हो रहे हैं, तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, ये जो मेरा खर्चा हुआ है ये कितना है मेरा टोटल इनकम का, हाउ मच पोर्शन इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द टोटल इनकम। अगर हमारा एक्सपेंडिचर है वो 800 रुपये है एंड टोटल इनकम 1,000 रुपये है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग हर 1 रुपया पे 0.8 रुपीज़ खर्चा कर रहे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि 1 रुपया पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। ओके, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 900 रुपये खर्च हो रहे थे जब 1,000 रुपया अर्न हुआ था। तो यहाँ पे अगर एपीसी निकाला जाए तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 0.9। मतलब हम हर रुपीज़ में से 90 पैसा करके हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। एंड अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जब इनकम चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा अगर इनकम चेंज हो रहा है तो हम सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे या फिर कम करेंगे। ओके, इफ़ आवर इनकम इज चेंजिंग देन नेचुरली हमारा सेविंग्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि पहले हम जितना अर्न करते थे उसमें हम जितना सेव करते थे, अभी अगर हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो हम सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे। तो ये जो इनकम में चेंज आया है इसकी वजह से कितना कंजम्पशन चेंज हुआ है, इसे हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में देखते हैं। एंड ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा जो इनकम था पहले था 1,000 रुपया एंड अभी हो गया 1,100 रुपया, 1,100 रुपया। एंड पहले जो हमारा सेविंग था पहले जो हमारा कंजम्पशन था वो था 800 रुपया एंड अभी जो हमारा कंजम्पशन है वो 600 रुपये हो गए हैं। तो इसमें चेंजेस आया है, तो ये चेंजेस को जहाँ पे हम नापेंगे उसको हम लोग मार्जिनल में गिनते हैं। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। मतलब इतना कंजम्पशन में चेंज आया है, मतलब इनकम में पहले इतना कंज्यूम कर रहे थे अभी इतना कंज्यूम कर रहे हैं एंड इतना जो है वो इसमें चेंज आया है, इतना जो है वो इनकम में चेंज आया है। मुझे यहाँ पे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ये 600 नहीं होगा, ये 900 होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी 900, क्योंकि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहले 800 रुपये खर्च कर रहे थे अभी 900 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो कितना चेंज आया है, 100 रुपये का चेंज आया है। एंड पहले 1,000 रुपये अर्न कर रहे थे अभी 1,100 रुपये अर्न कर रहे हैं, मतलब 100 रुपया का यहाँ पे भी चेंज आया है। ओके, तो अब अगर इसको निकाला जाए तो हमें ये पता चलेगा कि हम इसका जो MPC है वो MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब हम 1 रुपया में से जो सेव कर रहे हैं वो 1 रुपया में से जो खर्चा कर रहे हैं वो 1 ही रुपया है। मतलब यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकला है वो हमारा यहाँ पे 1 निकला है। मतलब हम कुछ भी यहाँ पे जो सेविंग है वो नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सारा का सारा पैसा जो है वो खर्च कर दे रहे हैं। ओके, सो ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कि जब इनकम चेंज होता है तो उसके साथ साथ जो हमारा कंजम्पशन है वो भी चेंज होता है एंड वो जितना चेंज होता है उसका जो रेशियो होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। मतलब अगर 1 रुपया ज़्यादा इनकम हुआ तो हम कितना
₹1 में से खर्च करेंगे, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आता है। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पहले हमारा जो इनकम था वो 1,000 रुपये था, अभी 1,100 रुपये हो गया, 100 रुपये का चेंज आया। एंड अभी जो हमारा इनकम है वो 900 रुपये, पहले 900 रुपये का एक्सपेंडिचर था, अभी 980 रुपये का एक्सपेंडिचर है। तो 80 रुपीज़ एंड 100, 80/100 मतलब 0.8, मतलब ये मार्जिनल है। मतलब हर 1 रुपया अगर इनकम बढ़ेगा तो उसमें 8 रुपया, हर 1 रुपया इंक्रीज के साथ हम 8 रुपया खर्च करेंगे। मतलब हर 1 रुपये की इंक्रीज होने पे हम 8 रुपया उसमें से खर्च भी करेंगे। ओके, तो ये था मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि सिंपली ये बताता है कि इनकम का कितना हिस्सा हम खर्च करते हैं वो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ये जो कंजम्पशन फंक्शन, मतलब इसी को कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है। ओके, ये जो हमारा है, ये जो है APC इज इक्वल टू C/Y, फिर MPC इज इक्वल टू डेल्टा C/Y बाई डेल्टा C/डेल्टा Y, इसी को हम लोग एवरेज, इसी को हम लोग कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो अब इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तो देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिजायर्ड और प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। That is, with increase in the income, the consumption also increases. This is seen in people with high income, that higher the income they earn, the more is their consumption spending. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर हम APC एंड MPC को क्लोजली स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि APC एंड इनकम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द APC एंड इनकम। मतलब जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा हमारा APC भी इंक्रीज करेगा। मतलब हम जितना इनकम इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनकम 1,000 से 1,100 हो गया तो कंजम्पशन भी 900 से 80 रुपये हो गया। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी है कि कंजम्पशन इनकम के ऊपर में डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंड क्या है कि द सेकेंड इज दैट व्हेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बट बाय अ समवॉट स्मॉलर अमाउंट दैन इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज अ पार्ट ऑफ द इंक्रीज इनकम विल बी डिवोटेड टू सेविंग्स एज वेल। इन अदर वर्ड्स, इंक्रीज इन इनकम विल बी डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन, स्पेंडिंग एंड सेविंग्स। तो इसका पहला जो प्रोसेस होता है, तो इसका पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इफ द इनकम इंक्रीजेस देन द कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन जितना हद तक इनकम इंक्रीज करेगा उस हद तक कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा। मतलब ये कि अगर मेरा इनकम जो है वो अगर 100 रुपये इंक्रीज करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कंजम्पशन भी 100 रुपये बढ़ जाएगा। कंजम्पशन हो सकता है कि 80 रुपये बढ़े, या फिर 90 रुपये बढ़े, या फिर 70 रुपये बढ़े। मतलब इट इज़ ट्रू दैट विद द इंक्रीज इन इनकम द कंजम्पशन विल इंक्रीज, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट जितना इनकम इंक्रीज होता है उतना ही कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है। कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि भैया अगर हमारा इनकम बढ़ा है तो क्या हम जितना इनकम बढ़ा है सारे पैसे को खर्च कर देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। हम सभी पैसों को खर्च नहीं करते, हम कुछ पैसों को अपने पास सेविंग भी करते हैं। इसीलिए इनकम इंक्रीज होने पे कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा, लेकिन जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगा कंजम्पशन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। सो यही दो मेन प्रॉपर्टीज इसके यहाँ पे आते हैं। ओके, सो वी कैन एक्सप्रेस दिस proposition in terms of marginal propensity to consume to the extent that
consumption increases with increase in income, C greater than equal to 0, and to the extent that increase in consumption is less than increase in income, C less than 1. In other words, marginal propensity to consume ranges between 0 and 1. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये है हमारा इनकम, ओके। अब ये जो इनकम इंक्रीज कर रहा है, इसके इंक्रीज करने से क्या होता है कि कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, ओके। लेकिन एक ऐसा मतलब कुछ टाइम तक होगा कि अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा। इफ द इनकम इंक्रीजेस देन द कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा सी होगा, मतलब जो हमारा एपीसी निकलेगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अब ये क्यों होगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ये जो, जैसे मैं अगर बात करूँ तो हमारा जो इनकम है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले 1000 रुपये का इनकम था, फिर अभी 1100 रुपये का इनकम हो गया है। पहले 900 रुपये का खर्च था, अभी 960 रुपये का खर्च हो गया है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे ये निकालने जाऊँगा तो यहाँ पे चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 960 माइनस 900 जो कि 60 है, एंड चेंज इन इनकम कितना हुआ है, 11 माइनस 100 जो कि 1100 माइनस 1100 माइनस 1000 जो कि 100 है। अब अगर हम इसको निकालते हैं तो ये कितना देगा, ये देगा 0.6, ओके। तो ये 0.6 दैट इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो जब तक हमारा इनकम इंक्रीज के साथ हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तब तक हमारा जो ये है सी का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा और इनकम भी इंक्रीज होगा, लेकिन जिस रेट में कंजम्पशन इंक्रीज होगा उसी रेट में इनकम इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब अगर पहले 1000 से 1100 हुआ था तो 1000 में अगर 900 था एंड 1100 में 980 हुआ, तो अगर 1200 हो जाता है तो अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि यहाँ पे 980 था तो 1060 यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, नहीं। फिर से जो खर्चा बढ़ेगा वो कुछ और कम होगा। जैसे यहाँ पर 80 इंक्रीज किया था तो हो सकता है यहाँ पे 60 इंक्रीज करे, मतलब ये 1040 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑल्दो द इनकम हैज इंक्रीज्ड बट द इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि इनकम इंक्रीज कर रहा है एंड इनकम इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो अगर वैसा है कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे केस में सी का वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू वहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जो कंजम्पशन है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना कि सेविंग इंक्रीज होता है। तो वैसे केस में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 1 तक ही रहेगा, ओके। तो ये जो हमारा वैल्यू होता है सी का, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होता है। मतलब उसका वैल्यू जो है वो 0 से लेकर, मतलब उसका वैल्यू ना ही 0 होगा एंड ना ही 1 होगा, इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में क्यों होगा, 0 से ज़्यादा क्यों होगा, 0 से ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि भैया अगर इनकम इंक्रीज करता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसे यहाँ पे होना पड़ेगा। एंड क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रहा है बट उतना तेज़ी से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से ये 1 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फिर ये हमेशा ये 1 के पहले रहेगा। तो हम कभी भी अगर बात करते हैं तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन होता है या फिर जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो हमेशा 0 से लेकर के
1 के बीच में होता है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आज भी मैं यहीं पे रोकता हूँ। वाई? बिकॉज ये जो चैप्टर है इसको आप बिल्कुल एकदम टाइम ले करके समझिए, क्योंकि जल्दबाजी में मैं इसको समझा सकता हूँ, मुझे 1 से 1.5 घंटा सिर्फ लगने वाला है, बट मैं उसे उतना जल्दी समझाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपको फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आज जो हमने पढ़ा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो के बाद आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। तो आज हमने बेसिकली एक्स एंड टेन एक्स पोस्ट डिमांड सीखा। एक वो डिमांड होता है जो कि चाहते हैं एंड एक वो डिमांड होता है जो कि असली में हो पाता है। फिर हमने सीखा एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो मतलब देश में जो रह रहा है वो हर किसी का डिमांड या फिर हर किसी के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। अब हर किसी से पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी का डिमांड को इंडिविजुअली पूछे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग पूरे कंट्री को 4 डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं एंड हर एक डिपार्टमेंट से ले आकर के एग्रीगेट डिमांड को निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं एंड लेकिन काइनेशियन थ्योरी में क्या है कि अगर हमें समझना है तो हम सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट बनाते हैं। मतलब एक इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग हैं, एक नॉर्मल हाउस होल्ड एंड एक बिजनेस हाउस, एंड ये दोनों मिल करके ही सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमी में जो डिमांड है उसे जनरेट कर रहे हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो जनरेटेड इनकम होगा, जो जनरेटेड डिमांड होगा वो होगा C प्लस I। अब हम C को लेकर के पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने ये जाना कि जो C होता है उसके अंदर में 2 कंसेप्ट होता है। एक होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमने कर लिया है, प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है वो आप धीरे धीरे से समझें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लोगों को आंसर जाता है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को इजीली समझा रहा हूं। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो नीचे में कमेंट कीजिए, बट मुझे बताइए ज़रूर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप वीडियो भी देख लें एंड आपका काम भी ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा समझा रहे हैं या फिर यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा समझाना है, तो वो आप कुछ भी चाहें आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।